आंखें बंद। आंखें बंद। सारा प्रयास ब्रीदिंग के माध्यम से खुद को इसी क्षण में लाने का। अपने ही अंदर के उस निराकार तत्व का आवाहन जिसे कुछ अच्छा बनने की चाह है, शांत होने की चाह है, अपने के ही अंदर के वो प्योरेस्ट भाव, वो प्योर तत्व का आवाहन। आपकी हर ब्रेथ आपके भीतर उस डिवाइन तत्व से आपको जोड़ती हुई फिर चाहे वो दिव्य तत्व आपको हृदय चक्र में फील हो या क्राउन चक्र में, या क्राउन चक्र से भी हो। आज परमात्मा ने हमें यहाँ जो भी शब्द कहने और सुनने के लिए एकत्रित किया है, पूरी तरह से अपनी ब्रेथ के माध्यम से खुद को उसके काबिल बनाते हो।
पूर्ण हृदय से आज के ज्ञान को, उसके सार को अपने हृदय में लेने के भाव से as we are comfortable, slowly and slowly we can open our eyes. I'm sharing a PPT, just a short one. Yes. Slide visible to all? Okay. So from here we start our today's topic. तो कल हमने एक बहुत सुंदर एनी मैम ने हमको मेंटल योग से रिलेटेड टॉपिक कराया. आज इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इन इमरजेंसी. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने व्यूज लिखे कि शॉर्ट में कि आपको ये टाइटल सुनते ही क्या समझ में आया, क्योंकि जो मुझे समझ में आया, जो सर ने हमें समझाया, वो दोनों चीजें अलग थी. कि हम टाइटल सुन के एक सोचते हैं कि यार इसका मतलब ये रहेगा करके. तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस टाइटल से, स्पिरिचुअलिटी इन इमरजेंसी का क्या मतलब है? जस्ट इन अ मिनट वी कैन शेयर आवर व्यूज. क्योंकि कल एनी मैम ने अच्छे से बता दिया है कि हमको मेंटल योग तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने देने का नीड है हमें सबको. Yes. To read the views, I just off the PPT for a few moments. During crisis is perfect. Someone is low, our vibration help them immensely. Yes. Taking name of God only when needed means when situations beyond your reach. Perfect.
कोई भी मूवमेंट में कॉन्शियस में रहना, जब चेतना का लेवल बहुत गिर जाए तब क्या करना? व्हाटएवर सिचुएशन कम्स एंड वी फील करेज। ओके, किसी भी एग्रेसिव नेगेटिव लाइफ की सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी एंड अवेयरनेस में रहना। परफेक्ट। तो बहुत सारे आंसर्स बहुत क्लोज हैं। अब जो सर हमें समझाना चाहते हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। Go with spiritual path when needed. Perfect. तो स्पिरिचुअलिटी इन इमरजेंसी, मैंने इसका मतलब समझा था कि जब हम छोटी-छोटी जगह पे आस-पास होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि समटाइम्स मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, समटाइम्स मैं लोगों से घिरी हुई हूँ और अचानक मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेरे को कुछ एकदम ध्यान में बैठने की ज़रूरत है, एकांत में बैठने की ज़रूरत है, मुझे अभी साइकिक की नीड है, तो मैं तब कैसे करूँ? ऐसा करके, मुझे ऐसे समझ में आया, ठीक है? तो जो सर ने हमें समझाया वो आप लोगों ने जो आंसर्स दिए बहुत उसके क्लोज है कि स्पिरिचुअलिटी इन इमरजेंसी मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस में जो स्पिरिचुअलिटी हम यूज करते हैं उसको। तो अब फिर से हम अपना पीपीटी शेयर करेंगे। जी। अभी हम लोग सब लोग क्या समझते हैं कि जब भी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, तो मेडिकल या एलोपैथी इज द ओनली ऑप्शन विद अस। मतलब हम लोग सिर्फ डॉक्टर्स पे रिलाई करते हैं कि अब यही जो कर सकते हैं। हमको ऐसे लगता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज है ये सब हम सेटल्ड चीजों में करते हैं। मतलब जब मेरी लाइफ स्मूथ चल रही है तो मैं ध्यान साधना कर सकती हूँ, तो मैं हीलिंग ले सकती हूँ। लेकिन जब क्रिटिकल केसेस अराइज होते हैं, अब क्रिटिकल केसेस कैसे होते हैं, मतलब कि किसी को हार्ट अटैक आना या फिर ब्रेन हैमरेज हो जाना या तो फिर एक्सीडेंट्स हो जाना, ये सब क्रिटिकल केसेस होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या लगता है जब भी ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन होता है तो सिर्फ एलोपैथी हमें काम करेगी, एक ऑपरेशन थिएटर हमको काम करेगा। उसमें हमको कोई और चीज, मतलब डॉक्टर के अलावा कोई भगवान हमको दिखता नहीं है, उसमें हम जाते नहीं ज्यादा हीलिंग की तरफ, और नॉर्मल दुनिया कोई जाती नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसमें हमको ये समझना होगा कि जब ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, पहली बात तो वो सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है। जैसे सर ने हमको समझाया है कि जैसे कोई भी अ, अचानक से जैमिंग हो जाती है ना, सब कुछ जाम हो जाता है, तो कोई भी चक्र, ये जो चक्र है हमारे, ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना, इसके लिए हम इनको व्हील्स बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। तो सडनली जब कोई चक्र हमारा जाम हो जाता है तो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमारी एनर्जी एकदम से गिर जाती है, ठीक है। तो कोई भी सडन हार्ट अटैक्स आते हैं, सडन एक्सीडेंट आते हैं, तो फिर ये हमारी एनर्जी ड्रॉप होने की वजह से होता है, चक्र जाम होने की वजह से होता है। अब एलोपैथी में क्या है कि हमको बाहर से सलाइन तो चढ़ा दिया जाएगा, बाहर से हमको एंटीबायोटिक्स तो दे दी जाएंगी, लेकिन अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमको चाहिए, अंदर से जो हमारी एनर्जी रेज करने के लिए चाहिए, वो हमको नहीं मिलता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है वो आर्टिफिशियली फाइट करने के लिए हमको बाहर से रेस उसकी खुराक बढ़ाती जाती है, बढ़ा दी जाती है, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज जो रोग प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए व्हाइट सेल होते हैं, उसको कौन बढ़ाएगा? उसको एक्चुअली एलोपैथी नहीं बढ़ाती है। अब हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं क्रिटिकल के सिचुएशन में, जब डॉक्टर को भी नहीं पता है कि एक्चुअली बंदे के साथ कितना क्रिटिकल है, वो जाके उनका पूरा टेस्टिंग करेंगे, तो वो सब बोलते हैं कि आप दुआ कीजिए, मतलब हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेयर कीजिए। अब डॉक्टर के प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी में जब हम लोग अपनी बात करते हैं, इसमें प्रेयर का मतलब क्या होता है? हीलिंग। इसको हम प्रेयर किस टर्म्स में बोलते हैं? हम लोग हीलिंग की टर्म्स में बोलते हैं। ये जो हीलिंग है ये एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, किसी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी ड्रॉप होती है किसी में भी इमरजेंसी की सिचुएशन में, किसी को भी कुछ हुआ, जैसे हमने अभी कोविड के केसेस में देखा, सारी सिचुएशन इमरजेंसी की थी। मतलब वो 14-15 डेज के अंदर वो अटैक भी करता है, वो बंदा चला भी जाता है, हॉस्पिटल्स की भी हाइट्स होती है, दवाइयों की भी हाइट्स होती है, और वो पर्सन को भी हम लूज कर देते हैं। ये सब क्रिटिकल सिचुएशंस थी। अब हमने एसके में खुद देखा, साई कंडोमिशन में मैंने खुद की फैमिली मेंबर्स मेरे बहुत सारे थे जिनको हम लोग ने हीलिंग कराई, तो जो सारे क्रिटिकल केसेस में, कि कैसे हम सभी लोगों ने मिलकर
उन सब केसेस में लगातार हमने मतलब किसी को भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं था, कुछ नहीं था, और डेली हम लोग क्या एक मास हीलिंग होता था। वो जो सारे ग्रुप में हीलर थे वो रात को 11 बजे भी 12 बजे भी हम लोग सब हीलिंग करते थे। एनी टाइम हम लोग आधे घंटे का 1 घंटे का वो सेशन अरेंज करते थे लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि ये जो एनर्जी ड्रॉप है ये किसी भी वजह से हो सकता है। किसी के ग्रह सडनली परिवर्तन हो गए हों, तो भी होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आया कि भाई सैटर्न का कोई दशा आया सडनली तो ऐसा हो गया। ठीक है, अगर हमको इन सब कुछ सिचुएशंस को ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर ये जितनी भी सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं, किसी को भी फ्यूचर में हमको आपको कभी भी ऐसे इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, हमको नीड होती है, हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहला है मास हीलिंग। हम लोग डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल केस है तो हम जा रहे हैं, एडमिट होने का नीड है, उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी ड्रॉप हुई है हमारी, वो जो चक्र जाम हुआ है हमारा, उसको कैसे ओपन करेंगे, वो एंटीबॉडीज कैसे क्रिएट करेंगे? हम मास हीलिंग करेंगे। मास हीलिंग हम क्यों करते हैं? मास हीलिंग जब हम करते हैं ना, तो मान लीजिए 10 लोग मिलके एक पर्सन को मास हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है? अब वो 10 लोग है ना अपने अपने मास्टर्स को इन्वोक करते हैं। और प्लीज आप ये जो सारे पॉइंट्स है ना इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं जब ये शेयर करूंगी आप बाय द टाइम कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे बात करने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मास हीलिंग में कैसा रहता है कि 10 लोग अगर एक पर्सन को हीलिंग दे रहे हैं, तो वो 10 लोग अपने अपने गॉड गॉडेसेस मास्टर्स को कॉल करते हैं, ठीक है? तो वो 10 का एनर्जी जो है वो मिल जाता है, और जितने भी हीलर्स होते हैं हमें पता है कि थोड़े ज्यादा क्लियर है, अंदर से एनर्जी चैनल बहुत अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल सब लोगों से वो एनर्जी चैनल बहुत अच्छे हैं। तो अब वो सबके मास्टर्स सबके गुरु मिल जाते हैं, मतलब वो 10 लोग ने अगर मान लीजिए कितनी डिवाइन एनर्जीज को कॉल किया, सबकी एनर्जीज मिलके वो एक पर्सन को देंगी। हम सब सिर्फ चैनल हो जाते हैं, माध्यम हो जाते हैं वो एक पर्सन के लिए, ठीक है? और हम उनके बिहाफ पे भी, उनके भी मास्टर को, उनके भी गुरु को हम इन्वोक कर रहे हैं, तो वो कितनी एनर्जी उस पर्सन को उस समय पे मिलती है। दूसरा, अगर पर्सन फिर भी सेल्फ हीलिंग कर सकता है, ठीक है, जैसे कोविड केसेस में बहुत सारे ऐसे भी हुए कि पर्सन खुद भी अपने पे काम कर सकते थे, ठीक, मतलब कोई बेड रिडन है बट कोई डेथ स्टेज पे नहीं है तो वो अपने पे काम कर सकता है। तो सेल्फ हीलिंग इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग हीलिंग फ्रॉम आउटसाइड। अपने पे काम करना, अपना कार्मिक है, अपना सिचुएशन है, अपने पे जो काम हम खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। सेल्फ हीलिंग अगर करने की सिचुएशन में है तो वो हमेशा बेहतर है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि फैमिली मेंबर्स शुड डू फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ये हम हमेशा गाइड भी करते हैं जब हम लोगों को मेरे पास भी लोग आते हैं कि पेड हीलिंग के लिए, तो मैं सबसे पहले उनको यही पूछती हूँ कि अगर जिस पर्सन को सबसे ज्यादा चिंता है या फैमिली में अगर कोई खाली है पर्सन, कर सकते हैं जिनके पास समय है, तो अच्छा ये होगा कि वो खुद सीखे और वो खुद करे। एक तो वो इकोनॉमिक भी पड़ता है, दूसरा एक बार वो सीखने के बाद हम ताउम्र वो हीलिंग किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 1 महीने का या 10 दिन का या 3 महीने का हम हीलिंग ले रहे हैं, तो वो उतने ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। हुँ, लेकिन अगर बंदा खुद सीख लेगा, या तो खुद जिनको प्रॉब्लम है, या फिर वो एकदम नहीं सीख सकते हैं तो फैमिली मेंबर सीखेंगे तो वो अच्छे से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फैमिली मेंबर का डीएनए कनेक्टेड है। या तो फैमिली मेंबर करे या जिसको कंसर्न है, जिसको बहुत ज़्यादा चिंता है वो करे, उसका कुछ सोल कनेक्शन है। तो हमेशा ये चीज़ बेस्ट रिजल्ट्स देती है। हुँ। इसके बाद साइकिक सर्जरी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद से देखे हैं, हमने भी हैंडल किए हैं, जिसमें हमने हार्ट अटैक्स के केसेस में हर 2-2 घंटे में साइकिक सर्जरीज़ की हैं। और मेरे पास मतलब कोविड को छोड़ दें, अगर हम कोविड थोड़ा-सा अलग ही केस था। तो कोविड में भी 2-3 केसेस ऐसे हुए जिस पे हमने बहुत हीलिंग किया तो भी वो पर्सन को जाना ही था। इसके अलावा नॉर्मली हम जितने भी केसेस में हमने ऐसे इमरजेंसी में हीलिंग दी, ऑल रिकवर्ड, ऑल सेव्ड। तो हम जितनी भी साइकिक सर्जरी इमरजेंसी की सिचुएशन में बढ़ा सकते हैं, वो बहुत सुंदर से काम करता है। अब इसके अलावा अगर हम रिग्रेशन की बात करें, जैसे अभी हमारे वूम्ब रिग्रेशन चले, अभी जो हमारे मनी रिग्रेशन चल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मनी रिग्रेशन में जो
हीलिंग का टाइम पीरियड दिया जाता है रिग्रेशन के बाद, वो 30 दिन दिया जाता है। मतलब सर हमें बोलते हैं कि 30 दिन अगर वो सिंबल से हम हील करेंगे तो वो सिचुएशन जो भी हमने अफर्मेशन अपने लिए सारी मनी ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए आफ्टर रिग्रेशन डाली है, वो 30 डेज में हमारा सब क्योर हो जाएगा और हमारे सारे ब्लॉकेजेस कंजेशन रिमूव हो जाएंगे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, वेदर इट्स मनी रिलेटेड। ठीक है, तो और अगर हम वूम्ब रिग्रेशन की बात करें तो इट टेक्स 2 मंथ, क्योंकि वो प्रॉब्लम थोड़ा डीपर है। तो एक रिग्रेशन करने के बाद हमें फिर अपने ऊपर वो 2 महीने हीलिंग या साइकिक सर्जरी अपने ऊपर अप्लाई करना होता है, ताकि हमने जो उस समय मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, जो माँ को, जो बच्चे को ठीक करने की कोशिश की है, वो कितना समय लेती है। तो रिग्रेशन अगर हम बोले, ये समझिए कि वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन इमरजेंसी वाली कितनी भी लाइफ से पुराने से आई है, तो भी उसको क्योर होने में इतना फास्ट वो रिजल्ट हमें ला सकती है। तो रिग्रेशन जो होता है वो हमेशा ही तेज काम करता है, स्पीड उसकी फास्ट हो जाती है। मतलब अगर हम बोले कि हीलिंग, साइकिक सर्जरी और उससे भी तेज रिग्रेशन, है ना? अगर हम स्पीड की बात करें तो रिग्रेशन की स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि जब जितने भी लोगों ने रिग्रेशन कराया है तो हम वो अफर्मेशन डालते हैं कि रूट चक्र में चाहे कितने भी मिलियंस ऑफ लेयर्स नीचे दबी हुई फाइल्स हैं, कितने भी हमने, कितने भी युगों में, कितने भी जन्म पुरानी वो फाइल्स हैं जिसकी वजह से आज कोई सिचुएशन अराइज हुई है, उसको हम ऊपर ले आते हैं निकाल के। वो नॉर्मली साइकिक सर्जरी में हम नहीं कर पाते। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम इसके बाद बात करें, लेकिन हाँ, रिग्रेशन में एक चीज़ है, रिग्रेशन करने के लिए हमको पेशेंट को कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है। मतलब जितने भी लोगों का हमने रिग्रेशन किया, हमने एक चीज़ नोटिस किया, अगर वो बंदा उस वक़्त विलिंग नहीं है, जिसको हम कर रहे हैं, तो हमको रिलीज़ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब हमको जिस पर्सन को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन या मनी रिग्रेशन या वूम्ब रिग्रेशन में लेके जा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग विल लेके आना चाहिए कि हाँ, मैं आज अपने ब्लॉक खाली करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो पर्सन अपने ब्लॉक खाली करने को तैयार है, तो हम कितना भी बोलेंगे ना, सिर्फ नॉर्मल हीलिंग होगा, रिग्रेस नहीं कर पाएंगे। रिग्रेशन में दोनों पार्टीज, मतलब जो हीलर है और जो पेशेंट है, वो दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक, वरना हीलिंग होगा सिर्फ। अब इसके बाद बात करें तो अट्यूनमेंट, ये मैंने भी लास्ट ईयर मेरी मम्मी को भी एक क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हुआ था, और सडनली मैंने सर से अट्यून कराया खुद की मदर को, और वो हॉस्पिटलाइज थी। और मतलब मिरेकुलसली उनको जो भी सिचुएशन अराइज हुई थी, उनका कोई अफेक्ट उनके ऊपर नहीं आया, एंड शी रिकवर्ड। और मैंने सीधा केआर का अट्यूनमेंट उनका फर्स्ट टाइम सर से तब कराया कि उनको सीधा सिंबल्स के लिए अट्यून कर दीजिए। तो अट्यूनमेंट आज भी सर ने, अगर देखा है किसी ने फेसबुक पे, 2 पिक्चर्स फॉरवर्ड किया है सर ने, जिसमें इमीडिएट अफेक्ट दिखाया है। मतलब एक अट्यूनमेंट आप सोचिए कितना टाइम लेता है, 10 सेकंड से 30 सेकंड एक पर्सन को अट्यून करने में। और उसमें वो जो एनर्जी है, पूरी अंदर की एनर्जी, वो कितना मिरेकुलसली चेंज हो जाता है। अंदर की एनर्जी जो होती है, हमारी सबकॉन्शियस की एनर्जी, इसको चेंज होने में बहुत समय लगता है। मतलब हम सालों-सालों अपने ऊपर जब भी काम करते रहते हैं, तो हम कुछ शिफ्ट कर पाते हैं। अट्यूनमेंट क्या है? डायरेक्ट मास्टर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाना। तो जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, उससे बाहर आ जाना। ठीक है? तो अट्यूनमेंट वर्क्स मैजिक इन इट। उसके बाद अगर हम बोले कि पर्सन अगर दवाइयों पे है भी, कुछ है कि मतलब लोग अभी वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लोग अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो लोगों को अफेक्ट आ रहे हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन अफेक्ट आ रहे हैं, फीवर चढ़ रहे हैं। तो हम उस समय पे भी या किसी भी सिचुएशन में पर्सन को ऐसा हो सकता है, जो सलाइन की बॉटल चल रही है, जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो मैंने खुद भी ये किया है कि कभी हॉस्पिटल में मान लीजिए जाना भी पड़ जाए, या हमारा बंदा कोई हॉस्पिटल में होता भी है, हमें पता चलता है, तो हम उस रूम को चार्ज करते हैं, हम उनके बेड को चार्ज करते हैं, वो सलाइन की बॉटल को चार्ज करते हैं, जो मैं दवाइयाँ हम देते हैं। इवन अगर मुझे मेरे बच्चों को कभी होम्योपैथी का कोई मेडिसिन भी देना पड़ता है, तो मैं उसको भी चार्ज करके देती हूँ, इवन होम्योपैथी के मेडिसिन को। तो हम ये जितना खाना, पानी, दवाइयाँ, ये सब जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं, हम उनको भी चार्ज करके ही देना चाहिए। ये सब क्रिटिकल सिचुएशंस की कंडीशन में हमको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो है सबके लिए। एंड उसके बाद क्रिस्टल वियरिंग इज कंपल्सरी। ये क्योंकि अगर पर्सन मान लीजिए बिल्कुल ही बेड रिडन है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो ये और कंपल्सरी हो जाता है कि उनके पास वो क्रिस्टल रहे, उनका सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बार-बार हमारे ऑरा में भी रिकमेंड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसा है
कि जैसे डॉक्टर्स को ओटी में कैसा होता है ना कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टरलाइज चाहिए, वो सारा जो फ्यूमिगेटेड चाहिए, वो माहौल जो है वो पूरा कुछ गंदगी नहीं चाहिए। तो मतलब इतने सारे लोग अवेलेबल चाहिए। तो हम लोग भी कैसा है, जब ये हीलिंग करते हैं, जब ये रिग्रेशन करते हैं, तो जैसे वूम्ब रिग्रेशन करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑफ हीलर्स लगते हैं, उतनी हीलिंग उस अमाउंट में हमको चाहिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं, तो हमको कुछ तो एक्स्ट्रा केयर अपनी लेनी ही पड़ेगी। और ये एक्स्ट्रा केयर कैसा है, ये एक्स्ट्रा केयर अंदर से उस पर्सन को जिनको जरूरत है उनकी एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वक्त क्रिएट करेगी, इतने मास्टर्स की एनर्जी उनको लगेगी, तो उनमें वो प्राण आएंगे। अब ऐसा समझिए कि कोई आई होप ये लिख लिया सभी ने। आई जस्ट गिव अ मिनट और टू, आप लोग शॉर्ट में एक बार ये नोट कर सकते हैं। कभी भी किसी को भी जरूरत पड़े तो हम सब ये यूज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब ऑरा में ये सब रिकमेंड किया जाता है ना, तो बहुत लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। किसका रहेगा तो हम वापस शेयर करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए पहली बात तो ये कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए हमको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अभी तक हम लोग अभी आज के सेशन में 98 पीपल यहाँ प्रेजेंट हैं, और जो भी लोग रेगुलरली सेशंस कर रहे हैं उन्होंने एक बात सीखी होगी, पूरी लाइफ में अगर कोई चीज फिक्स है वो है अनसर्टेनिटी, वो है चेंज। मतलब एक चीज जो लगातार बनी रहती है हमेशा है वो है बदलाव। तो और हमारा साथ क्या होता है, सबके साथ जैसे ही बदलाव आता है हम उस झटके को झेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मान लीजिए मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, ठीक है, तो जब मुझे लगने वाला है मुझे पता है, मान लीजिए, तो मुझे दर्द कम होता है। और अगर मुझे सडनली मारा ना तो मुझे बहुत जोर से लगेगा। ऐसे ही होता है, अगर हम प्रिपेयर हैं ऑलरेडी किसी चीज के लिए तो फिर हमको वो चोट, वो दर्द, वो कम होने वाला है। इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड फॉर ऑलवेज फॉर एनी सिचुएशन। और इसको बोलते हैं अवेयरनेस, हर मोमेंट टू मोमेंट जीना। कि अगर मेरा आधे घंटे पहले मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और आधे घंटे बाद मतलब मेरा कोई अंदर की कोई फाइल ओपन होने वाली है जिसकी वजह से मेरा कोई थोड़ा मूड में शफलिंग होने वाली है, तो मुझको उसका भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अभी आधे घंटे पहले मैं खुश हूँ तो अभी मेरा मूड साइलेंट हो सकता है, इट्स ओके। तो दोनों में मेरे को अवेयरनेस चाहिए, है ना। अवेयरनेस क्यों चाहिए कि हमारे हम खुद के साथ जो हो उससे ज्यादा पैनिक हम अपनों के साथ कुछ होता है उसमें हो जाते हैं। हमसे ज्यादा हमारे अपनों के साथ कुछ होता है, हमारा अपना तो पर्सन को पता भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अभी पीछे कोविड में मैंने भी ये फील किया कि हमारे जो अपने थे, मैं खुद कितना डीप में उन सब चीजों को लेके बॉदर करी उस समय पे। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी ये कोविड में भी हुआ है, मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स या एसकेएम के हमारे हीलर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे जानती हूँ, जिनको अगर कोविड हुआ भी ना तो वो इतने पैनिक में चले गए हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो मास में लोगों से मिलेंगे तो, और इतने सिंसियर लोग जिनको मैंने कभी प्रैक्टिस छोड़ते हुए नहीं देखा, एक कोविड ने उनको ऐसे कर दिया कि अभी वो मास को फेस ही नहीं कर सकते। उनको बस ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा नंबर ऑफ पीपल मोर में जाएंगे तो उनको फिर से अटैक हो जाएगा, फिर से अफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, लोग कोई भी ऐसी सिचुएशन आने में ना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई मेरे साथ वो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाई। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वो सिचुएशन निकलने के बाद हमको वापस आना जरूरी है। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन भी करते रहना है। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन जो भी कर सकते हैं, मतलब हमारे अपने के साथ भी कुछ हुआ है तो हमें वो कॉन्टिन्यूअस चैंटिंग बना के रखनी है, वो सिंबल्स की। इसको हम फेथ बोलते हैं कि वो सिचुएशन में ऐसे नहीं कि मेरे साथ हो गया तो परमात्मा ने ये होने क्यों दिया। किसी एक पर्सन ने मुझसे ऐसे बोला और मुझे वो बात बहुत अजीब लगी, और वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन और हीलिंग में नहीं थे। वो उन्होंने सीधा बोला कि अ, इतना, मतलब उनके कोई फैमिली मेंबर प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर हॉस्पिटलाइज हुए ही क्यों, भगवान ने ये होने क्यों दिया।
तो मैंने बोला ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो होने ही क्यों दिया? प्रैक्टिस कम रही तो वो हुआ, अंदर क्लियरेंस नहीं था तो वो हुआ, अंदर कोई ऑर्गन डैमेज था तो वो हुआ। उसको हम ऐसे नहीं ले सकते। तो अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा अराइज़ हुई है किसी के भी साथ, तो उस वक़्त वे भी अपना फेथ और पेशेंस बनाते हुए सिंबल्स का या स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस हमको नहीं छोड़ना है, जो नॉर्मली लोग कर देते हैं। ठीक है? तो नेवर लीव प्रैक्टिस ड्यूरिंग और आफ्टर इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे, सिर्फ़ एक ये मैं आपको हॉस्पिटल का या बीमारी का केस नहीं बोलूँगी। बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी लोगों के साथ ऐसे अराइज होते हैं, मतलब फैमिली में मनी को लेके डिस्प्यूट होना या कुछ भी ऐसा होना कि उसके बाद बिल्कुल लोग कहते हैं हमारा तो जी फेथ ही उठ गया, हम उसके बाद कुछ करे ही नहीं, कि इतना करने के बाद भी ऐसा हुआ तो हम उसके बाद करना ही छोड़ दिए। वो सिचुएशन आई, निकल गई, उसके बाद वापस आ जाओ और ड्यूरिंग दैट सिचुएशन भी बने रहो हीलिंग प्रैक्टिस में। ठीक? अब मान लीजिए नो होप, पर्सन एकदम लास्ट स्टेज पे है, ठीक है, हमको लगता है कि ये तो बचने ही नहीं वाले हैं। उस टाइम पे हीलिंग ज्यादा लेना है, उस टाइम पे ज्यादा हीलिंग लेना है, क्योंकि बहुत बार डिपार्टेड सोल्स के साथ इवन कोविड केसेस में हुआ, जब लोग सडनली डिमाइस होता है, मतलब कोई पहले कोई बीमार नहीं थे, कुछ ऐसे पता नहीं था, जो लोग लॉन्ग टर्म बीमार होते हैं ना, उनका चले जाना लोगों को फिर भी हजम हो जाता है, लेकिन ऐसे वाले केसेस में जाना, एक्सीडेंट केसेस में जाना, सडन हार्ट अटैक्स में जाना लोगों को हजम नहीं होता है, वो चीज को आत्मा स्वीकार नहीं करती है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, वो पर्सन जो चले भी जाते हैं ना, उनका एक फ्रेगमेंट यहीं रह जाता है। पहली बात तो उनका रीबर्थ नहीं हो पाता है, वो मुश्किल हो जाती है। अगर रीबर्थ हो भी गया, हम पर्सन से बहुत अटैच हैं, तो उनका एक फ्रेगमेंट यहीं रह जाएगा। हमको नहीं पता है ये बात। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वो, जैसे हम स्प्लिट कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तो वो चेतना का भी एक पार्ट जिसको हमको जिससे बहुत प्यार है, हमारी याद उसके साथ बनी हुई है, हम भी पकड़ के बैठे हैं और वो आत्मा भी जाने को तैयार नहीं थी, उसके साथ भी सडन हो गया, तो वो भी है। तो ये कॉर्ड जो है वो हमारी कनेक्ट नहीं होती है, जो हमारी अटैचमेंट की कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो अगर किसी का नो होप वाला भी केस है, ठीक है, वो जाने भी वाले हैं, तो और ज़्यादा हीलिंग करना चाहिए। और किसी सोल के मतलब बॉडी छोड़ देने के बाद भी 21 दिन तक वो सोल को हम लोग हीलिंग करते ही हैं। हमारे पास बहुत ऐसे भी केसेस आते हैं, जो हीलिंग स्टार्ट करने के बाद चले भी जाते हैं, उनकी हीलिंग कंटिन्यू रहती है, चलते रहती है। उसमें ज़्यादा हीलिंग की नीड है, ताकि वो सोल भी फ्री हो जाए, उनको भी, क्योंकि असली प्यार वही है कि हम, वो आत्मा जहाँ भी रहे वो हैप्पी रहे, असली प्यार बस वही है। तो वो सोल जहाँ भी रहे अब खुश रहे, हम उन्हें पकड़ के रखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा इमोशनल एक पार्ट होता है, वो कुछ और सोचता है, लेकिन अगर हम सेंटर से, शून्य से सोचेंगे, तो वो यही बोलेगा कि भाई जो जहाँ है बस खुश रहे और पूर्ण रहे। ये एक वैसे ही होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है ना? अब उनका पैर कट गया, हम उनका पैर पकड़ के रखे हुए हैं, उनकी बॉडी उधर चली गई। तो सोल का एक फ्रेगमेंट यहाँ रह जाने का मतलब भी ऐसे ही होता है। इसलिए बोलते हैं कि हमें इमोशनल अटैचमेंट्स में नहीं रहना चाहिए। हमको वो कॉर्ड्स को, हम क्यों बार-बार इतने साइकिक सर्जरी के सेशंस में या इतनी चीज़ों में कॉर्ड कट करो, कॉर्ड कट करो, व्हाट इज़ दैट मीनिंग? कॉर्ड कट करो। वो इतने एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? कि इतने हम कनेक्ट हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से इतना कनेक्ट है, इतनी चीज़ों से इतना कनेक्ट है कि हमने छोड़ा ही नहीं। और वो नहीं छोड़ा तो मतलब आप समझिए कि जन्म दर जन्म जो इतने कॉर्ड्स हम लेके बैठे हैं, तो कितनी चीज़ें हमको अलग-अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं। कॉर्ड का मतलब कैसे हो गया कि जैसे एक गाड़ी है, वो दूसरी गाड़ी से एक रस्सी से बंधी हुई है। अब वो दूसरी गाड़ी चाहे या नहीं चाहे, आगे वाली गाड़ी उसको खींचेगी ही। तो पहले तो हम वो अटैचमेंट प्यार समझ के किए कि हमको इनसे प्यार है, तो हमें इनका याद आना लाज़मी है, और वो इमोशंस बढ़ते गए तो अटैचमेंट और गहरी होती गई। लेकिन बाद में हमें वही चीज़ अंदर-अंदर, हमें कहाँ पे सोल को ग्रो नहीं होने दे रही है, ये वो चीज़ है, वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? अब इसके बाद मान लीजिए कि किसी को डॉक्टर्स ने ऐसा करके बोला है कि कोई वेंटिलेटर पे चला गया है, उसको हमने ऑक्सीजन पे डाल दिया है,
ये बहुत बेस्ट टाइम होता है कि अगर किसी को 72 आवर्स के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे डाल दिया गया है, तो ये टाइम को हम स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करें। आई नो बहुत रेज़्ड हैंड है, हम ये टॉक फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग ये ले लेंगे। तो अगर किसी को ऑक्सीजन पे डाला है, वेंटिलेशन पे डाला है, तो उस समय को हम पूरा हीलिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है उनके अंदर की एंटीबॉडीज़ को रेज़ करने के लिए। ठीक, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जब किसी की फैमिली में मेस क्रिएट होता है। ऐसा ज़्यादातर पहले होता था, अभी तो मेरे नोन में ऐसे केसेस कम हैं कि किसी का फैमिली डिस्प्यूट हुआ, प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज़ हुए और आपस में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि किसी बड़े पर्सन को या किसी को हार्ट अटैक आ गया। ठीक है? ऐसा एक आध केस मैंने सुना है, बट अभी बहुत समय से नहीं सुना है, बहुत छोटे थे तब एक केस ऐसा सुना था। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई केस है, तो मान लीजिए वहाँ पे 6 लोग, 7 लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें से एक फैमिली का रिग्रेशन करते हुए हम उसको फॉरगिवनेस सीक करा सकते हैं, तो वो पूरा फैमिली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। कि मान लीजिए वो सिचुएशन में 6 या 7 लोग इन्वॉल्व हैं और एक पर्सन ये समझ रहा है कि ये सिचुएशन किसी वजह से अराइज़ हुई है। अब उसको हम रिग्रेशन करते हुए कि क्यों ये सोल्स वापस यहाँ इकट्ठी होके ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो रिग्रेशन करते हुए, फॉरगिवनेस कराते हुए, वो सारे लोगों को वहाँ पे फ्री कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्पल्स आज हमने समझे या देखे, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स वो थे, पहली बात जहाँ पे बंदा अवेयरनेस लूज़ करता है, जहाँ पे बंदा हेल्पलेस होता है, जहाँ पे पर्सन को लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये मेस की सिचुएशन में तो पर्सन को लगेगा मतलब यहाँ तो डॉक्टर भी क्या करेगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? या हम हॉस्पिटल में हैं तो पूरा हमें डॉक्टर पे छोड़ना पड़ता है। अभी डॉक्टर ऐसे तो गॉड है नहीं डायरेक्ट, ठीक है? वो भी आगे हमें बोलता है कि भई अ, हम मतलब दवाई कर रहे हैं और आप दुआ कीजिए, तो वो डॉक्टर भी आगे भगवान पे छोड़ देता है। तो क्यों ना हम एक कनेक्शन पूरे टाइम गॉड के साथ बनाए रखें, ठीक? तो अभी ये सिचुएशन में हमने समझा, ये सिचुएशन में हमने समझा कि कहाँ पर जहाँ अभी हमको पहले लगता था कि जितनी इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन में हमको हीलिंग या ये सब स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आती, भी हमको ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी अब इस लेवल पे आ गई है। हम सब हीलर्स जो हैं, जो यहाँ पे इतने समय से मेंटेन हैं, वो इस हद लेवल पे क्लियर हो चुके हैं, वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और हम सबको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? अभी हो सकता है कि हमारे दिल में ऐसी चीज़ आ रही हो कि ओह! मतलब मेरे किसी फैमिली को मेंबर को ऐसा हुआ था, तो मैंने उस समय पे नहीं यूज़ किया या कर सकते थे उनके लिए, ठीक है? उनको अगर कोई चला भी गया तो उनको हीलिंग पास कर सकते थे। तो आज हम यही करने वाले हैं अपने मेडिटेशन में। मेडिटेशन के दौरान हम क्या करेंगे ना कि आपको रिग्रेस करेंगे, रिग्रेस मतलब आप पीछे किसी भी एक सिचुएशन में ऐसे में जाइएगा जब आपको लगता है कि एक क्रिटिकल सिचुएशन अराइज़ हुई, ठीक है? और उसकी वजह से पैनिक उस समय पे क्रिएट हुआ, ठीक? अब वो क्रिटिकल सिचुएशन में जाके हम लोग हीलिंग करेंगे, जिनको भी हीलिंग आती है, वो सिंबल्स का यूज़ करेंगे, जिसको हीलिंग नहीं आती है, वो मास्टर्स को इन्वोक करके व्हाइट लाइट को यूज़ करेगा, ओके? जी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसको फ्री होना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, आप फ्री फ्री होके आ जाइए और हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। 1 का 2 मिनट ले सकते हैं। कैसे हीलिंग करें?
आपने हीलिंग सीखा है, करुणा रेकी सीखा है? ठीक। जो भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे हीलिंग करें, अगर उन्होंने करुणा रेकी सीखा है तो वो समझ पाएँगे। हाँ, तो हीलिंग करने के लिए हमको सिंबल ही डालने होते हैं। हम डायरेक्ट उस पर्सन पे सिंबल डालते हैं। हम अगर हम चाहते हैं कि 24/7 किसी को हीलिंग जाए, तो हम लोग किसी क्रिस्टल में प्रोग्राम करते हैं उस पर्सन को। वो क्रिस्टल को हम नॉर्मल केसेज़ में मिनिमम 5 मिनट करते हैं, पर क्रिटिकल केसेज़ में हम समझ सकते हैं कि हमको बार-बार हीलिंग देना पड़ेगा। जितना मैक्सिमम हीलिंग जाए, वो जाएगा। ठीक है? और फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप बहुत सारे और हीलर्स को जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो जिस भी पर्सन को हीलिंग चाहिए, उनका जो पिक्चर है, वो सबके पास कर सकते हैं। तो वो एक साथ सब लोग उस पर्सन को अपनी-अपनी जगह से हीलिंग करेंगे। और हम लोग साई कोरोना मिशन में जब हीलिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पे सब हीलर्स जो हैं वो बैठते हैं। तो वो एक ही टाइम पे कैसे है, मान लीजिए मैं एक बोलूँ, पत्थर पे देखा है ना, पत्थर पे अगर तेज़ बहाव का पानी एक तेज़ अगर लगातार पड़ेगा तो वो पत्थर को भी काट देता है, उसपे भी वो गड्ढा क्रिएट हो जाता है। यही हीलिंग का इफेक्ट है कि एक ही टाइम पर, हाँ, 10 लोगों का हीलिंग, 15 लोगों का हीलिंग, मतलब इतने नंबर ऑफ पीपल का हीलिंग जब जाएगा, तो बड़े से बड़े ब्लॉक को, कंजेशन को निकालने के लिए तैयार होता है। ऐसे हम लोग हीलिंग करते हैं। हाँ, अभी किसी को लेटना है तो लेट सकते हैं। जी, हम स्टार्ट करते हैं अभी। आँखें बंद, क्लोज़ योर आइज़। आँखें बंद, सारा ध्यान आपकी ब्रेथ पर। सारा ध्यान आपकी ब्रेथ पर। लंबी गहरी सांसें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नॉर्मली आती जाती ब्रेथ पर ध्यान।
invoke all the masters, all the goddesses, all the angels, archangels, all the ancestors. Keep breathing to connect with the energies of all the enlightened beings, जिनमें भी आप मानते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का आवाहन गणेशा, साईं, जीसस और नानक देव जी, जिनमें भी आप मानते हैं, या उस निराकार परब्रह्म में वो दिव्य शक्ति एंसेस्टर्स का आवाहन स्पिरिट गाइड्स, इस सृष्टि की समस्त दिव्य शक्तियां जो भी हमारे साथ है, उनका आवाहन गार्जियन एंजल्स, और अपने हायर सेल्फ का आह्वान। मदर अर्थ से आती हुई, धरती माँ से आती हुई दिव्य रोशनी पांव से सर तक धीरे धीरे आपको पूरी तरह से रिलैक्स करना शुरू होगी। आपके पांव में प्रवेश करती हुई पंजों में दिव्य सफेद रोशनी दोनों पंजों में भरती हुई पहले लेफ्ट पंजे में एंड देन राइट, लेफ्ट एंकल एंड राइट, और ऊपर की तरफ पड़ती हुई ये दिव्य रोशनी काफ मसल्स में लेफ्ट काफ मसल, राइट काफ मसल, पिंडलियां जिनको हम बोलते हैं, और दोनों घुटनों में एक साथ प्रवेश करती हुई धरती माँ से आती हुई ये दिव्य रोशनी दोनों घुटनों को एकदम ढीला छोड़ दें। भाव करते जाएं, शरीर के किसी भी सेल में, किसी भी पार्ट में कोई भी जकड़न अकड़न है, मेमोरी होल्डिंग है, तो मैं उसको रिलीज करते हुए ढीला छोड़ती हूँ, छोड़ता।
इन मोमेंट्स में सब चीज़ों को बस जाने दें। लेट गो, लेट गो, बस यही है जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं। सब और ख़्याल छोड़ते हुए पूरे घुटने पूरी तरह से रिलैक्स, और ये दिव्य रोशनी दोनों थाइज़ में प्रवेश करते हुए बटक्स तक, पूरा पेल्विस रीजन में भरती हुई। दोनों पाँव पूरी तरह से रिलैक्स, और फिर से एक बार दोनों पाँव का निरीक्षण। क्या अभी भी कोई जगह है जहाँ पे एनर्जी के प्रोट्रूजन्स या कंजेशंस हैं? कहीं पे एनर्जी का नीड है रिलीज होने के लिए या भरने के लिए? एनर्जी बैलेंस होते हुए हर जगह, दोनों पाँव पूरी तरह से रिलैक्स। और अब ये एनर्जी धड़ की तरफ प्रवेश करते हुए दिव्य रोशनी पूरा इंटेस्टाइनल रीजन, फ्रंट टू बैक, पूरा लोअर एब्डोमिनल एरिया है पूरा दिव्य रोशनी से भरता हुआ, और ऊपर एब्डोमिनल एरिया, एक एक पार्ट एक एक ऑर्गन में जाते हुए देखिए डीप में सेल तक, और ऊपर हृदय चक्र में। इस मोमेंट में सब कुछ छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए, दिव्य रोशनी को फ्रीली मूव करने दें अपने शरीर में, थ्रोट चक्र की तरफ जाते हुए आगे से पीछे तक, चारों तरफ, दोनों हाथों में भरते हुए, दोनों हथेलियों में महसूस करें ये दिव्य रोशनी। फेशियल रीजन में पूरे जॉ बोन्स को रिलैक्स होता देखिए, चीक्स, आईज, फॉरहेड एकदम शांत, थर्ड आई एकदम रिलैक्स, कोई सलवट नहीं, शांति। आपका ब्रो चक्र एकदम रिलैक्स है, टोटल सरेंडर। और पूरे क्राउन में भरते हुए सर में अब अपने धड़ का भी पूर्ण निरीक्षण करें। अभी भी जहां जहां ये दिव्य रोशनी का नीड है वहां और भरते हुए, और किसी को अगर बहुत हीट फील हो रहा है तो वहां से एनर्जी रिलीज होते हुए, एनर्जी प्रोट्रूजन्स है वहां, पूरा शरीर में एनर्जी का बैलेंस, रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वासें एकदम गहरी, धीमी, शांत। ये शांति अपने आप ही
जहाँ कोई डिजायर नहीं है, अपने आप में ही एक परमात्मा का गिफ्ट है आज के लिए। इस रिलैक्सेशन के लिए धन्यवाद। क्षण इसी शांति का अनुभव करते हैं। ये पीस अल्टीमेट गोल है हमारा। जहाँ कुछ और की इच्छा नहीं, बस अभी और यही परम शांति। इस क्षण जितने आप परमात्मा से जुड़े हैं, उतने ही आप धरती माँ से जुड़े हैं। जितने हायर हैं, उतने ही ग्राउंडेड हैं। मैं भाव जैसे एकदम लुप्त होते हो, खत्म होते हो। जैसे हम नहीं, सिर्फ ये सफेद रोशनी है। पूरा शरीर ये शुद्ध रोशनी में चेंज हो चुका है। ऊर्जा का प्रवाह सर से पांव तक। And now, with the count of 5 to 0, आप उस किसी भी समय में जाएंगे जहां पर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ अराइज हुई। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. You are into that situation now. हम अगेन वो समय जी रहे हैं, देख रहे हैं हाउ वी रिस्पॉन्डेड और रिएक्टेड। हो सकता है वापस वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं किसी अपने के लिए, वो पैनिक स्टेट बाहर आ रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान करें अपने ही अंदर के डिवाइन का, जिसने आज तक आपको यहाँ पे बना के रखा है। कितनी भी मुसीबतें आने के बाद आज भी आप उस रास्ते पे हैं। उस परमात्मा के उस रूप का या निराकार रूप का ध्यान करें। एंड बोले खुद को, वो जितना फियर, जितना पैनिक वो क्रिएट हुआ, जितना गिल्ट क्रिएट हुआ कि हम कुछ नहीं कर पाए, कर सकते थे, रिलीज होने दे अपने में से, रिलीज होने दे। सिर्फ खुद से कहना है, I am ready to release all those lower energies of guilt, of pain, of emotional disturbance, of anxiety. क्या करें क्या नहीं करें की सिचुएशन का पूरा एंजाइटी रिलीज होते हुए वो डर कि कोई अपना चला ना जाए ये प्रॉब्लम से, वो पूरा डर रिलीज होते हुए रिलीज, रिलीज, रिलीज।
अगर किसी के कोई अपने चले भी गए हैं, तो भी अपने में से वो सारी चीज़ें, वो सारा स्टेट पैनिक का, एंग्ज़ायटी का, पेन का, गिल्ट का रिलीज़ करते रहें। और बोलना है कि आज हम अपनी सब इमोशनल कॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए, अटैचमेंट की कॉर्ड्स को उस सोल के साथ ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। अगर हम किसी के लिए पैनिक हो रहे हैं, दैट मीन्स स्टिल कोई कॉर्ड है जो कनेक्टेड है। अगर हम स्टेबल नहीं हैं किसी और की सिचुएशन देखकर, मतलब कॉर्ड्स बाकी हैं। वो सब कॉर्ड्स आज ब्रेक होने देने के लिए, कट होने देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम खुद स्टेबल रहते हुए ही किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। और आर्कएंजल माइकल का आवाहन, to cut all those unnecessary cords from the sword। उनकी स्वॉर्ड से, तलवार से वो सब कॉर्ड्स कट होते हुए जो हमारी एनर्जी को लोअर कर रही है। कट कट कट। और आपके चारों तरफ एक धीमी धीमी वायलेट फ्लेम की ऊर्जा, ठंडक देने वाली वायलेट फ्लेम की ऊर्जा इस सब लोअर एनर्जीज को, कॉर्ड्स को अपने अंदर समाती हुई, डिसॉल्व करती हुई, इस सब कॉर्ड्स, इस सिचुएशन में आपको जो भी याद आई, चाहे खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, वही सबसे सही है। वो सब कॉर्ड्स आज कट होते हुए, once again if any other remaining cords are there, I choose to cut cut and Archangel Michael doing this for us। वो कॉर्ड्स कहीं से भी जुड़ी हो सकती हैं, हृदय से, मस्तिष्क से, थ्रोट से, कहीं से भी, किसी भी चक्र से किसी की कोई भी कॉर्ड बाकी है, we choose to cut cut। वापस हम उस सिचुएशन को जी रहे हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन। एंड नाउ सभी मास्टर्स का, एंजल्स का हीलिंग उतरता, जिन्हें भी हमको वो सिंबल्स आते हैं, सभी उस सिंबल्स की बारिश होते हुए, या यूनिवर्सल गोल्डन व्हाइट लाइट की हीलिंग हम पर बरसते हुए, वो सब वुंड्स सब हो रहे हैं। सब वुंड्स हील होते हुए, ग्रीन लाइट से भरते हुए, वो हमारे सभी अपने, सबके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हुई, वो WBC पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हील होता हुआ,
अगर तब हम अपने उन लोगों को हील नहीं कर पाए, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। खुद को या अपनों को वो हीलिंग पास करने की। और देखिए, जिन भी मास्टर्स का, देवी देवताओं का आवाहन आपने किया, आपकी प्योरिटी इतनी अधिक है कि आप सिर्फ माध्यम हो चुके हैं, चैनल। और ये आपकी ऊर्जा नहीं है, ये ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों की ऊर्जा है। तो आपके सबके पास वो मिरेकुलस पावर है, किसी को भी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हील करने के लिए, क्योंकि ये हीलिंग सब दिव्य शक्तियों की है। हम जितना बांसुरी की तरह खाली हैं, उतना इस हीलिंग एनर्जी को ब्यूटीफुली पास कर सकते हैं, being the channels only। और खुद को कहना है, आई एम द क्लियर एंड द परफेक्ट चैनल, एंड आई अलाउ द हीलिंग पास थ्रू मी 100%। मैं जो ब्रह्मांड से रिसीव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो 100% चैनल हो रही है मेरे थ्रू। मेरे समस्त चक्र, जैसे वो बांसुरी के समस्त छेद हैं, और उनके थ्रू ये हीलिंग पास होती हुई आपके हाथों के थ्रू ये हीलिंग पास होती हुई उन पर्सन को जिनको जरूरत है। और वो पर्सन अगर हमारे पास मौजूद है, हमारे आसपास, तो देखिए, अभी उनके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो चुकी है। उनके अंदर खुद एंटीबॉडीज बन रहे हैं, खुद अंदर से वो लड़ सकते हैं हर डिजीज से, हर प्रॉब्लम से। और अगर कोई चला भी गया है, तो वो जहां है अपूर्ण है। आपने डिटैच किया कंप्लीटली, अब वो जहां है पूर्ण है। और खुद पर ध्यान। आज हम समझ चुके हैं हाउ ब्यूटिफुल चैनल्स वी आर। और जब हम एक पर्सन किसी को इतना ब्यूटिफुली हील कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पीपल यही हीलिंग किसी को पास करेंगे, हाउ मिरेकुलसली इट वुड वर्क। आज के इस सेशन के माध्यम से डिवाइन ने
हमें हमारा सेल्फ रियलाइजेशन कराया, हमारे ही डिवाइन शक्तियों का, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। उन पर्सन का शुक्रिया जिनको भी हीलिंग पास किया। सर को थैंक यू, सब मास्टर्स को, गॉड गॉडेसेस को हमने जिनका भी आवाहन किया, एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गणेशा, साईं, सबको थैंक यू। और सबसे ज्यादा अपना खुद का थैंक यू कि हमने इतने शांति प्रेम भाव से आज ये सेल्फ रियलाइजेशन किया कि सब कलेक्टेड एनर्जीज के साथ और नाभि से कट करते हुए सबको थैंक यू करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मजा आ गया जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उस समय पे हम आंसर नहीं कर पाए, अभी पूछ सकते हैं, या रेज हैंड करेंगे तो भी चलेगा, चैट बॉक्स में डालेंगे तो भी चलेगा। ग्रैटिट्यूड सभी का। कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा संध्या आंटी आपको लेते हैं हम जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए संध्या आंटी, अब कीजिए। एक और ट्राई दीजिए, अभी दीजिए। नहीं हो रहा है। चलिए अभी आपको लेते हैं संध्या आंटी, हम स्मिता जी को लेते हैं जी। स्मिता जी अनम्यूट करके देखिए। अच्छा स्मिता जी, हेलो। हाँ हाँ स्मिता जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए जी स्मिता जी। हाँ जी, और उसी समय ये मेडिटेशन आपने करवाया, हाँ जी। मैं थोड़ी सी मतलब परेशान हो गई थी फैमिली को लेकर, और उसके बाद जैसे सर एकदम से मार्गदर्शन देते हैं हर चीज के लिए, आपकी आने वाली लाइफ में जो भी आपको परेशानी आती है, जैसे साईं को सर को पता चल जाता है, उसी तरह से अभी मैंने अपनी फैमिली को सभी को अच्छे से मतलब सारे सिम्बल्स भेजे, और मुझे लग रहा है कि व्हाइट लाइट चली गई होगी वहां तक, और शायद सारा सॉल्व हो गया होगा मामला। तो इसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। अभी बीच में एक चीज हो गई थी, मेरा फोन बंद हो गया था, मतलब मैंने सिम चेंज की तो सारे कनेक्शन मेरे कट गए थे, मतलब सारे ग्रुप्स से। शिरडी हम दी आपको प्लीज ऐड कर लेंगे। हाँ जी, तो बस उसके लिए सर जी, का मैसेज आया था मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू आपका भी। जी। सरोज गला जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, मैम आवाज आ रहा है? आ रही है। हाँ। अच्छा मैम, जब ये मेडिटेशन में कर रही थी तो मेडिटेशन तो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था। और एक्सपीरियंस इसमें ये हुआ मेरे को कि जब भी मैं ये मतलब करती हूँ तो मेरे को है ना सोलर फ्लेक्सिस और ये क्या बोलते हैं थ्रोट चक्र, वहां से है ना मेरे मतलब कैसे वो क्या बोलते हैं वाइब्रेट ज्यादा होता है वहां पे। तो उसका सोलर क्या? प्लेक्सिस इन थ्रोट चक्र पे। हाँ। हाँ तो हेलो। हम्म, हाँ तो क्या करना चाहिए मतलब? वो अच्छी बात है, वहाँ वाइब्रेशन होते हैं। अगर आपको एक्सेस लगता है तो हम ये उस वक्त हम लोग ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को बाकी के चक्र में भी बैलेंस कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे हमको एक्सेस एनर्जी लगती है, ठीक है, नहीं तो हम उसको हील करेंगे। अगर हमको अच्छा। अनकंफर्टेबिलिटी होती है तो हम हील कर सकते हैं। तो मतलब इसका ये कनेक्शन मतलब एंस्टर से या ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसे तो देखिए सभी लोग सोलर प्लेक्सिस पे एंसेस्टर्स का तो हम सभी लोग लेके आए ही हैं, हाँ है हाँ। ना? तो वो सभी का ही कनेक्शन है। ओके। क्योंकि हमारे बच्चे भी तो बहुत बार एंसेस्टर्स ही होते हैं हमारे। जहाँ हमने वहां सेवा नहीं किया तो वो बच्चे बन के आ जाते हैं, गुरु होते हैं हमारे बच्चे। तो एंसेस्टर्स से तो हम कनेक्ट रहते ही हैं। ओके। तो हाँ वो कंटिन्यू रहता ही है मतलब ऐसे वो हाँ उसका वो जो तो पितृदोष वो बोलते हैं वो सब प्रॉब्लम नहीं रहता है ना ऐसा? जन नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कॉर्ड्स कनेक्ट लगते हैं कहीं पे तो वो कट, आज जैसे करवाए ना, तो वो कट कीजिए, चाहे बच्चों के साथ हो बड़ों के साथ हो। कॉर्ड डिस्कनेक्ट होने चाहिए बस। अच्छा। ओके ओके। हाँ थैंक यू थैंक यू। ठीक, ओके। कविता जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ हाँ, कविता जी, हाँ नमस्ते जी। सरिता जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ बस आज सरिता जैसे ना अभी एनर्जी काफी हाथों में महसूस हो रही थी और हम्म। पीछे भी बैक में भी ऐसे लग रहा था जैसे कुछ पीछे से निकल रहा है, जैसे कुछ बह रहा हो एकदम से। तो ये ये आपका जैसे हमें अट्यूनमेंट भी हुआ है ना? हाँ जी जी हाँ अभी उस दिन हाँ। करना का और ऐसा है। जैसे हमें जैसे हम सिंबल्स है सारा दिन अपना डालते रहे ऐसे कोई वो तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, सिंबल सारे दिन डालिए। डालते रहे ऐसे हाँ कुछ नहीं जैसे हाँ। भी खाली टाइम मिले तो। जैसे अब हमारे पास क्रिस्टल्स नहीं है तो हम वैसे ही इमेजिन कर लें उन भाई जैसे साइकिक में। क्रिस्टल्स मतलब कैसे? साइकिक में तो हमें क्रिस्टल मैंडेटरी है। नहीं साइकिक नहीं हमको अच्छा। विदाउट, हाँ। अच्छा, आपको अभी क्रिस्टल मेरा नहीं मिले है? हाँ हाँ हाँ। जी वो जी मेरे आपको को भी आपको कुरियर कर देंगे, ठीक है। जी जी तब जैसे तब तक हाँ आपके पास पुराने कोई क्रिस्टल्स हैं अगर, तो आप तब तक वो यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी कलर जैसे मेरे पास 7 कलर के हैं तो उनमें से कोई भी, हाँ कोई भी 2 फिलहाल, कलर ले सकते? हाँ फिलहाल कोई भी यूज कर लीजिए। जी 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 थैंक यू बस यही हाँ जी यही हाँ पूछना ओके। था। ओके ठीक। हाँ जी ओके थैंक। जिनको भी एनर्जी एक्सेस लग रही है वो प्लीज अपना एनर्जी मतलब कहीं पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, कहीं पे किसी को दे दीजिए। जिसको भी हीलिंग का नीड है उसको दे दीजिए, जिनको भी एनर्जी अभी एक्सेस लग रही है, ठीक है। क्योंकि ये हैवी, मैं आपको एक रीजन बताती हूँ सिंपल सा। अगर हम एक्सेस एनर्जी लेके घूमते हैं ना तो वाइब्रेशन हाई होती है ना, हमें सबको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन एक्सेस एनर्जी क्या करती है, मान लो सडनली कोई आपके सामने सिचुएशन क्रिएट हुई, बच्चे ने कुछ कर दिया। अब वो एक्सेस एनर्जी ना सारी, अगर हमारा मणिपुर चक्र में अभी भी एंगर बाकी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ बाकी है, तो वो सारा एक्सेस एनर्जी एंगर में तब्दील हो जाएगा। ठीक, तो जो बंदा ऊपर से यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब रूट चक्र से यहाँ तक क्लियर हो गया, जो यहाँ पे आ गया ना, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ पे आने का मतलब है वो एनलाइटन हो गया। लेकिन जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जिस चीज में, ये चीज में हमें बहुत मजा आता है ना, हाई वाइब्रेशन हाई एनर्जी, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉन्गली डायरेक्ट नहीं हो जाए। हमारे मणिपुर चक्र में कहीं पे होल्स हैं, लीकेजेस हैं, एंगर की वजह से, ईगो की वजह से। हार्ट चक्र में लीकेजेस हैं अटैचमेंट की वजह से। तो एनर्जी क्या होती है, वो डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ जाने की बजाय यहाँ वहां चली जाती है, ठीक है। तो ये साइन समझ लीजिए कि क्यों हमें ये हाई वाइब्रेशन मोड में नहीं रहना चाहिए, क्यों हम बोलते हैं कि हमें अल्फा में रहना चाहिए।
हमें क्यों इतना डीप में नहीं जाना चाहिए हमेशा मेडिटेशन को छोड़ के। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है हमको। एक्सेस एनर्जी हमेशा हीलिंग के फॉर्म में दे दो, ग्राउंडिंग कर लो, दंडवत साक्षात प्रणाम कर लो, जमीन पर लेट कर धरती माँ को दे दो, पानी पी लो, मतलब ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तो इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। बाय।